हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले ग्रेविटेशन की। जी हां दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की। इससे पीछे के सेशन में हम लोग फ्रिक्शन देख रहे थे और फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोगों ने देखा था और वो आपका कंप्लीट हो गया फ्रिक्शन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे या फिर ग्रेविटेशन की बात करेंगे। दोस्तों, ग्रेविटेशन को हम लोग कहीं कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो एक बेसिक सा चीज़ समझ लीजिएगा कि आपकी नेचर में, ये चीज़ मैंने आपको पीछे के क्लास में डिस्कस भी किया है कि आपके प्रकृति में 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। कितने प्रकार के मौलिक बल होते हैं सर? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा होता है आपका मजबूत बल, और चौथा होता है आपका दुर्बल बल। तो ये 4 प्रकार के बल हैं। और आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या कह सकते हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले 4 प्रकार के बल में से एक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? तो जिसकी प्रकृति आकर्षण वाली होती है। मतलब क्या कि ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, आकर्षण वाली होती है, और बहुत ही दुर्बल और कमजोर बल होती है। ये क्या होती है सर? बहुत ही दुर्बल और कमजोर बल होती है। तो अगर आपसे कहीं भी ये पूछा जाए कि सर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले 4 बलों में से एक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण वाली होती है। ये अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करती है, साथ ही साथ इसका जो पावर स्ट्रेंथ होता है वो होता है बहुत ही कमजोर और बहुत ही दुर्बल, आप कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे कैसे? तो मेरे मित्र, गुरुत्वाकर्षण बल को आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि आपके इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान युक्त बॉडी हैं, वो उन सारे बॉडी के बीच में, जब 2 द्रव्यमान युक्त बॉडी एक दूसरे के संपर्क में या थोड़े दूर पे रहते हैं, तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए, चूंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं उन सबों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए न्यूटन ने, किसने सर? तो न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था सर? न्यूटन ने अपना बुक जो था उसका प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी बताया और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी बताया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी बताया था। और दोस्तों, यही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ग्रेविटेशन का मेन कंसेप्ट हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में बताया और यही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या हो जाता है सर? आपका मेन कंसेप्ट हो जाता है। अब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में क्या बोला कि अगर दो वस्तु एक दूसरे से r दूरी पर हो तथा दोनों वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हो, तो क्रमशः m1 एवं m2 हो, तो उसके बीच लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग का क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि क्या
कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मौलिक बल में से एक बल है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो सर कमजोर प्रकृति वाले होते हैं, बट ये आकर्षित करती है वस्तु को। इसके बारे में इसको समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे मेन कंसेप्ट बन गया। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या कहता है कि अगर दो वस्तु एक दूसरे से r दूरी पर हो, किस दूरी पर हो सर, r दूरी पर हो, तथा दोनों वस्तु का द्रव्यमान अगर क्रमशः m1 और m2 हो तो उसके बीच लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम कुछ कहना चाहें यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, m1 है, और आपका ये ऑब्जेक्ट कौन सा है सर, m2 है, और ये एक दूसरे से किस दूरी पर रखा हुआ है, तो सर एक दूसरे से ये r दूरी पर रखा हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर इसके बीच में जो बल लगेगा वो F जो है, बल जो है वो समानुपाती होगा किसके, तो दोनों वस्तु के द्रव्यमान के। तो F समानुपाती m1 into m2, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए वाला वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल लिख दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग कहिएगा ये छोड़ दिए, गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो F समानुपाती m1 into m2 और उसके बीच के दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। मेरे मित्र हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि आप देख रहे हैं कि इसका LHS और इसका LHS बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं सर कि F इक्वल टू इस प्रोपोर्शन को हटा देते हैं और इस प्रोपोर्शन को हटा करके यहाँ पे बड़ा वाला G लिख देते हैं और क्या कहते हैं सर कि m1 into m2/r²। क्या लिख देते हैं सर, m1 into m2/r²। जब इस दोनों से हमने प्रोपोर्शन हटाया तो क्या रख दिया सर यहाँ पे G। आप ध्यान में रखेंगे कि इस G को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम किसी भी दो मासेबल ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसके बीच का जो, उसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा, तो F इक्वल टू G m1 into m2/r² होगा। कितना होगा सर, तो F इक्वल टू G m1 into m2/r², जहाँ पे G क्या है सर, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये G कहाँ से आया, तो जब इसके हम प्रोपोर्शन को हटाए तो क्या आ गया मेरा सर, G आ गया। अब बात उठता है कि सर चलो ठीक है, मान लिया कि जब दो मासेबल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होगा तो उसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसका परिमाण क्या होगा, तो सर उसका परिमाण F इक्वल टू G m1 into m2/r² होगा। ध्यान रखेंगे कि ये जो F है ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो F है ये क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। F क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो सर ये तो कॉमन है और ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा होगा तो उसके बीच में क्या होगा कि कुछ न कुछ बल लगेगा। या सिंपल यूँ समझ लीजिएगा कि जितने भी द्रव्यमान युक्त बॉडी हैं वो सारे क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को फील करते हैं। लेकिन बात ये भी नहीं है कि सर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और कैसे है, समझना तो ये है कि सर ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको कहेंगे हम लोग। तो सीधे हम ये कह सकते हैं कि सर कैपिटल G को, बड़ा वाला G जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। आपको वैल्यू मालूम होगा पहले से भी, या अगर नहीं मालूम है तो आप लिख लेंगे कि सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
दोस्तों ये चीज़ बहुत पहले से आप लोग याद करके आते रहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कभी जी का फार्मूला पूछ लिया जाता है और कभी जी का डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया जाता है या फिर कभी जी का आपसे यूनिट पूछ लिया जाता है। तो आइए पहले हम जी का फार्मूला क्या होगा उसको निकालने का कोशिश करें, उसके बाद हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको इरेज करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो फार्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का वो क्या है सर, तो वो है आपका F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। मित्रों क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं सर, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 इंटू m2 हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं सर कि g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 हो जाएगा। दोस्तों यही आपका g का क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। यही आपका क्या हो जाता है सर, g का फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है सर, अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि सर जी का यूनिट क्या होगा। तो मित्रों यहाँ पे तो आप देख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पे कंसेप्ट से देख लेंगे तो रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर कि जी इक्वल टू फार्मूला होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2, ये मेरा फार्मूला है। यहाँ पर हम जानते हैं कि सर जी इक्वल टू अगर हम लिखने का कोशिश करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो सर न्यूटन होता है। ये रेडियस है तो भाई रेडियस तो मीटर में ही मेजर करा जाता है, तो हम यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है तब मीटर स्क्वायर कर दिए। ये केजी है तो केजी इंटू केजी कर दिए, केजी या इंटू क्या कर दिए सर, केजी कर दिए। तो ये आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अब पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों यही बात तो हमने यहाँ पे भी लिखा था। तो अगर आपको इस तरह से ये याद ना रहे जी का आपका क्या यूनिट, तो आप ऐसे फार्मूला पे बैठा करके एग्जाम हॉल में अरेंज कर सकते हैं या कहीं भी जब आपसे पूछा जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। हाँ अब बात आती है कि सर इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपके पास निकालने के लिए दो तरीका है। मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला में बताया था कि अगर किसी भौतिक राशि का यूनिट पता हो तो आप उसका डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर उसका डायमेंशन फार्मूला पता है तो उसका यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला तो आपके पास सीधा मेथड क्या है, तो सीधा मेथड है सर कि बल का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/-2। यहाँ पे आपका रेडियस है तो मीटर स्क्वायर है, और मैंने आपको बताया है कि मीटर के लिए हम लोग L का यूज़ करेंगे, तो ये L स्क्वायर हो गया आपका। हाँ ध्यान में रखिएगा ये गुना में है, और फिर आपका ये क्या है केजी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर। मित्रों यहाँ से ये स्क्वायर इस m के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब आप ऊपर वाले को जोड़ेंगे यहाँ पे ये आपका L और ये L दोनों गुना में है लेकिन दोनों का बेस क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या सर, ऊपर में हो जाएगा L⁻³ तो अगर किसी भी चीज़ का बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है, तो 2 यहाँ पे कुछ ना है तो 1 है, तो L⁻³ और T⁻², ये आ गया, और यहाँ पे आपका m बच गया। अब हम m को ऊपर ले जाएंगे तो m⁻⁻1, L⁻³ और T⁻², ये इसका क्या हो जाता है सर, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। किसका सर, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट मालूम हो तो आप उसका फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमको यूनिट मालूम था तो हम फार्मूला डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल लिए, लेकिन अगर आपको अगर इस रूप में दिया हुआ रहे तब आप भगचका जाएंगे, तब आप कंफ्यूज होते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है मेरे मित्र, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, यही ना दिया हुआ है। देखिए वही बात होगा, न्यूटन के लिए आप क्या करेंगे mL⁻² लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, बटा है केजी स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ से यहाँ कैंसिल कीजिएगा। अब अगर ऐसे भी अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। क्यों, क्योंकि आप बेसिक जान गए कि ये कैसे बनता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि अगर कोई भी दो वस्तु, ये चीज़ तो आपका बहुत ही कॉमन सा था। अब अगर इस तरह का बात आ जाए
कि अगर कोई भी दो वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना हो सर 1 kg हो, जिसका द्रव्यमान कितना हो सर 1 kg हो और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। मैं क्या बोल रहा हूं सर कि आपका कोई दो वस्तु है M1 पहला वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg, दूसरा वस्तु सर आपका M2 है जिसका द्रव्यमान कितना 1 kg, जिसका द्रव्यमान कितना है सर 1 kg और दोनों एक दूसरे से किस दूरी पर रखा हुआ है सर 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दोनों एक दूसरे से किस दूरी पर रखा हुआ है सर 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके लिए जो g का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जरा सा गौर से देखिएगा कि अब अगर कहें कि दो वस्तु जो 1-1 kg का है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके g का जो वैल्यू होगा उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर g इक्वल टू फॉर्मूला होता है FR स्क्वायर बटा M1 इंटू M2, M1 इंटू M2। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि g इक्वल टू हम F यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर हैं 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और फिर M1 इंटू M2 और दोनों का द्रव्यमान कितना है 1 kg का है। तो आप कहेंगे सर ये आपका g इक्वल टू F ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर करके ही क्या फायदा, वो तो उतना ही आएगा। तो g इक्वल टू F और ये आपका क्या हो जाता है 1 इंटू 1, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या कहेगा कुछ नहीं होगा। तो सर g इक्वल टू क्या हो जाता है F हो जाता है, मतलब g इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं सर F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो द्रव्यमान युक्त बॉडी जिसकी द्रव्यमान 1-1 kg का हो और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, क्या मैंने आपको बताया कि जब दो वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों का द्रव्यमान कितना हो 1-1 kg वाला हो तो उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होगा। ये आपको यही चीज उल्टा के पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। तो आप कहेंगे कि जब वस्तु का द्रव्यमान 1 kg हो और वस्तु एक दूसरे से कितना दूरी पर रखा हुआ हो सर, तो वस्तु एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ हो तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। मेरे मित्र एक खास बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हमेशा फिक्स रहता है। दे आर नॉट चेंज इन एनी सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन में बदलता नहीं है, ये किसी भी सिचुएशन में क्या होता है बदलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आप गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है, यूनिट कितना होता है, डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ये सारे चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है सर किसकी, गुरुत्व बल की और गुरुत्व त्वरण की। तो आइए उसको भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात किसकी करते हैं सर, गुरुत्व बल की, गुरुत्व बल की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर इंग्लिश में हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं इसको, और या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसमें भी द्रव्यमान है वो क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, या द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है सर, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्व बल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो सर गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करेंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब आप गुरुत्वीय बल की बात करते हो या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो तो इसको समझेंगे कैसे। तो सिंपल सोचिए कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जनरली पृथ्वी के चलते उत्पन्न होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही सबसे ज़्यादा वजन युक्त वाला आपका क्या है, बॉडी है। तो हम लोग क्या कहते हैं गुरुत्व बल के बारे में कि सर कोई वस्तु आप ऊपर से जब नीचे गिराते हो तो ये फॉल ऑफ करके कहाँ पे पहुँचता है, तो सर ये आपके अर्थ के सतह पर पहुँचता है, पृथ्वी के सतह पे पहुँचता है।
कहाँ पे पहुंचता है सर? पृथ्वी के सतह पे पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा कि इसी एप्पल के गिरने से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। जब ऊपर से नीचे गिरा एप्पल तो न्यूटन ने सोचा कि आखिर ये ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों गिर गया। तो उसके दिमाग में आया कि पृथ्वी क्या कर रही है कि उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी किसी भी ऊपर में स्थित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, और जब वस्तु मुक्त रूप से गिरना शुरू हो जाती है तो वो पृथ्वी के द्वारा एक बल के अधीन गिरती है, और उसी बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। मतलब आप क्या कह सकते हैं सर कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में जो बल लगता है, अपनी ओर खींचने में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही गुरुत्व बल कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं सर? गुरुत्व बल कहते हैं, या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या समझेंगे कि जब किसी वस्तु को ऊपर से हम छोड़ देते हैं नीचे आने के लिए तो वो नीचे पृथ्वी की सतह पे आ जाता है। जब वो नीचे आता है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है, और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? गुरुत्व बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर आपको ये वाला डेफिनेशन इतना बड़ा कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में जो बल लगता है, ये वाला बात ना याद रहे तो खाली सिंपल इतना बात याद रखिएगा कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करती है, और पृथ्वी जिस बल से आकर्षित कर रही है वस्तु को उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं सर? गुरुत्व बल कहते हैं, या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दोस्तों ग्रेविटी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो देखिए कि पृथ्वी यहाँ पे इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु पर बल लगने से, किसी वस्तु पर बल लगने से वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु में क्या होता है सर? वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। आपने सेकेंड लॉ में देखा था इसको कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु में क्या होता है सर? त्वरण उत्पन्न होता है। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर कि पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को गुरुत्व बल से खींच रही है, पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को ग्रेविटी के चलते खींच रही है। भाई जब वो ग्रेविटी के चलते खींच रही है इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर कोई ना कोई बल लग रहा है, और वो बल आपका किस रूप में लग रहा है? तो वो बल आपका गुरुत्व के रूप में लग रहा है, या गुरुत्वीय बल के रूप में लग रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो किसी क्षण इसकी प्रारंभिक वेग रही होगी, और जब ये नीचे आया तो इसकी अंतिम वेग 0 हो गई होगी। तो भाई यहाँ में वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वो भी समय के सापेक्ष हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर कहिएगा तो त्वरण न कह दीजिएगा। जी सर, त्वरण ही तो हम समझाना चाहते हैं आपको। क्या कि गुरुत्व बल के चलते जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पृथ्वी के सतह पे आएगा, किसके चलते? गुरुत्वीय बल के चलते, तो इसकी कुछ ना कुछ अपनी प्रारंभिक वेग रही होगी, और यहाँ पे आया तो इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि वो रुक जाएगी। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यहाँ पे है, और कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। तो क्या हम v-u/t करके ना एक्सेलरेशन निकाल लेंगे? तो उतना करने का क्या जरूरत है जब आपका न्यूटन सेकेंड लॉ कह ही रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो भाई गुरुत्वीय बल इस वस्तु में क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है सर? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर रहा है। मतलब हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में क्या कह सकते हैं सर कि किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के कारण, जो किसी वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है, गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर? त्वरण उत्पन्न होती है उसे ही
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसी ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र कि गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग छोटा वाले g से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है सर इसका वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों याद रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होते रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पे डिपेंड करता है, और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पे डिपेंड करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी वस्तु से हमेशा स्वतंत्र होता है। गुरुत्वीय त्वरण कभी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि वस्तु बहुत भारी है या बहुत हल्का है। इसीलिए दोस्तों आप ऊपर से पंख गिराओ या फिर एक पत्थर का टुकड़ा गिराओ, अगर हवा का रेसिस्टेंस ना हो, हवा का प्रतिरोध बहुत ही नगण्य हो, तो दोनों क्या होगा? एक साथ गिरेगा। क्यों गिरेगा एक साथ? क्योंकि दोनों पर ही एक ही आपका त्वरण लग रहा है, और वो त्वरण कौन सा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो दोस्तों आपसे आपके एग्जाम में कभी कभी इस जी का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। जी किस तरह से पृथ्वी के अलग अलग भाग में डिपेंड करता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम लोग वीडियो के अगले सेशन में। मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले पार्ट में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।